नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत को एक बड़ी रणनीतिक जीत मिली है। भारत के 2 जहाज एलपीजी लेकर होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं, जिनमें से एक जहाज आज भारत पहुंच गया और एक कल पहुंच जाएगा। इस बीच सरकार भी लगातार कालाबाजारी रोकने और एलपीजी की सप्लाई लगातार जारी रखने पर काम कर रही है। क्या है सरकार के प्रयास के हालात, इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात संसद के विधायी कामकाज की, दिखाएंगे खबर चुनावी राज्यों में मची सियासी हलचल की, बताएंगे राज्यसभा के लिए चुनाव के नतीजे में क्या रहा है खास। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बिहार में राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए की बम्पर जीत, महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। ओडिशा और हरियाणा में नतीजों पर नजर। पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारतीय कूटनीति का कमाल, होर्मुज स्ट्रेट पार करके 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी की खेप के साथ स्वदेश पहुंचा शिवालिक जहाज। कांडला में भी नंदा देवी करियर के कल पहुंचने की संभावना। देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त। डीएसी डिलीवरी में 53% से बढ़कर 72% की हुई वृद्धि। घरेलू एलपीजी उत्पादन में 36% की बढ़त हुई दर्ज। गैस संकट पर विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, कहा संकट में भी राजनीति कर रहा है विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री ने भी समय बर्बाद करने को लेकर विपक्ष को घेरा। टीएमसी पर भी लगाया संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप। चुनावी शंखनाद के साथ ही तेज हुई सियासी तैयारी। बीजेपी ने केरल और पश्चिम बंगाल के लिए जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी की सीट से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे चुनाव। और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जो कि राजनीति के लिहाज से एक बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि एनडीए ने बिहार में राज्यसभा की सभी 5 सीटें जीत ली हैं। भाजपा के नितिन नवीन, शिवेश कुमार जाएंगे राज्यसभा, उन्होंने चुनाव जीता है। जेडीयू के नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। तो वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिहार से राज्यसभा की सीट पक्की कर ली है। तो बिहार की सभी 5 राज्यसभा की सीटों पर एनडीए को जीत मिली है और अपने आप में 5वीं सीट जो उस पे शिवेश कुमार की जीत हुई है, वो उसको लेकर तमाम प्रकार की अटकलें जारी थी और द्वितीय वरीयता के आधार पर यह जीत तय हुई है। निश्चित तौर से ये 5वीं 4 सीटें तो निश्चित मानी जा रही थी, लेकिन इस 5वीं सीट पर एनडीए की जीत, बीजेपी की जीत, ये बताती है कि किस प्रकार से एक बड़ा अंतर के साथ एनडीए ने बिहार में एक बार फिर से जीत हासिल की है। और ये जीत राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए के संख्या बल को और बेहतर करती नजर आएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिहाज से भी देखा जाए तो नीतीश कुमार अब बिहार से केंद्र की राजनीति में नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन, वो भी अब राज्यसभा में सदस्य के तौर पर नजर आएंगे। तो वहीं उड़ीसा की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। उड़ीसा में भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा देखने को मिला है। उड़ीसा में भी राज्यसभा का चुनाव था। भाजपा उम्मीदवार मनमोहन सामल, सुजीत कुमार ने हासिल की है जीत। ये राज्यसभा चुनाव के नतीजे उड़ीसा से सामने आए हैं। तो उड़ीसा की 4 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है और ये तस्वीरें भी उड़ीसा में भी राज्यसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा दिखाई पड़ रहा है। वहां पर भी आज राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, उसके बाद नतीजे आए हैं। बीजेपी उम्मीदवार मनमोहन सामल और सुजीत कुमार ने जीत हासिल की है ओडिशा से, तो ये अपने आप में, और भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय भी विजयी हुए हैं और ये भी अपने आप में तीसरे उम्मीदवार के तौर पर। तो वहीं बीजेडी के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा भी चुनाव जीते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर कि एक बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की भी राज्यसभा के लिए ओडिशा से जीत हुई है। तो 2 बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, एक बीजेडी का और एक बीजेपी समर्थित
निर्दलीय उम्मीदवार की ओडिशा से राज्यसभा की सीट पक्की हुई है। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यसभा के चुनाव को लेकर हम लगातार देख रहे थे किस प्रकार से सबकी नजरें लगी हुई थी। तो बिहार से जहां सभी 5 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है, तो ओडिशा में भी 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, 1 पर बीजेडी को, और एक निर्दलीय उम्मीदवार जो कि बीजेपी के समर्थन में थे उनको भी जीत मिली है। तो राज्यसभा में संख्या बल के आधार पर बीजेपी एनडीए को बढ़त मिलती नजर अब राज्यसभा में संख्या बल में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है एनडीए और बीजेपी। तो ये अपने आप में ओडिशा और बिहार के राज्यसभा के चुनावी नतीजे सामने आए हैं। राज्यसभा के उम्मीदवारों के तौर पर भाजपा के उम्मीदवार मनमोहन सामल और सुजीत कुमार ने ओडिशा से जीत हासिल की है। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय भी ओडिशा से विजयी घोषित हुए हैं। और चौथे उम्मीदवार के तौर पर बीजेडी के संतृप्त मिश्रा को चुनाव में ओडिशा से जीत मिली है। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से लगातार बड़ी जीत की ओर बढ़ता हुआ एनडीए का कुनबा दिखाई पड़ा। तो एनडीए ने बिहार में राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जीत पर खुशी जताते हुए सभी विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी हिट रही है। साथ ही उन्होंने बयानबाजी को लेकर भी विपक्ष को जमकर घेरा। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, क्या कहेंगे? 5 सीटों पर एनडीए की बड़ी जीत हुई है। पूरी तरह से बधाई सभी जीतने वाले उम्मीदवार को, बिहार की जनता और माननीय विधायकों का हृदय से धन्यवाद, आभार। ये बिहार के डबल इंजन की सरकार, मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी फिर से हिट हुई और बिहार के लोगों के मन के अंदर ये विश्वास जगा है कि हमारा बिहार सुशासन समृद्धि से विकसित बिहार की ओर आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन फर्स्ट राउंड में 30 आया, हमारा 37 आया, फिर ये कैसे उनका कैंडिडेट? हारने वाले लोगों को इसी तरह के आरोप लगाते हैं। ये चुनाव के मैथमेटिक्स है और चुनाव के मैथमेटिक्स में उनके भी लोग बैठे हैं, वो समीक्षा कर सकते हैं। बरगलाने के लिए लोगों को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ विजय कुमार सिन्हा जी थे और इन्होंने कहा कि ये 5 सीटों पे जो एनडीए की बड़ी जीत हुई है, ये जीत बिहार के सुशासन की जीत हुई है, बिहार में जो बेहतरीन विकास हुआ है उसकी जीत हुई है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और मधुरेश ही इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। बिहार में जो एक राजनीतिक बड़ी हलचल के तौर पे है, मधुरेश हमारे साथ पटना से मौजूद है। मधुरेश, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें इस 5वीं सीट पे ही थी, मतलब बीजेपी कहें या एनडीए की ओर से कहें तो 4 सीटें तो पक्की मानी जा रही थी। शिवेश कुमार की सीट को लेकर ही सबकी नजरें थी कि आखिर ये नतीजा क्या आता है। द्वितीय वरीयता तक गया, जरा इस अंक गणित को समझाइए, किस प्रकार से एक तरीके से वहां पे नतीजे आए हैं। देखिए, सबसे पहले बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम पहले समझे कि जो एनडीए है उसके पास में 202 विधायक थे। 202 विधायकों के समीकरण के हिसाब से देखा जाए और जो बिहार विधानसभा का स्ट्रेंथ है 243, उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रति कैंडिडेट जो राज्यसभा चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं उनको जीतने के लिए 41 वोटों की दरकार थी। लेकिन जैसे ही महागठबंधन के जो 4 कैंडिडेट थे वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ये जो संख्या थी ये घट करके 237 रह जाती है। 237 के हिसाब से जो वोटों की गिनती होती है उसका जो फॉर्मूला है वो 237 नंबर ऑफ सीट प्लस 1 डिवाइडेड, उसको डिवाइड करेंगे 237 से, तो नंबर ऑफ सीट जीतने के लिए 40 रह जाती है। तो जब काउंटिंग शुरू हुई तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार है और नितिन नवीन है, इनको 44 जो सीटें हैं वो राज्यसभा के चुनाव में फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में मिली। जबकि शिवेश कुमार जो कि 5वें कैंडिडेट थे उनको 30 मिला और अमरेंद्र धारी सिंह जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी थे उनको 37 मिला। लेकिन जब दूसरे वरीयता की काउंटिंग शुरू हुई, दूसरे वरीयता की जब काउंटिंग शुरू की गई तो ये जो काउंटिंग थी ये तीसरे वरीयता तक गई। तीसरे वरीयता तक उनको 3844 जो वोट थे वो लाने थे, जबकि तीसरे वरीयता तक में उन्होंने 4000 से ज्यादा मत प्राप्त कर लिया था और निश्चित रूप से इसके बाद शिवेश राम का जो जीत था वो पक्का हो गया। हालांकि जो जीत है वो बिहार की जो काउंटिंग अथॉरिटी थी उसके द्वारा अनाउंस कर दिया गया है और जो मेल था वो चुनाव आयोग को भेजा गया है। अब जो फाइनल
वहां से मेल आएगा, उसके बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मधुरेश, क्योंकि आज के चुनाव में जो विधायक वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्य को संबंधित राज्य से चुनने के लिए, आज महागठबंधन के कई विधायक वोट करने ही नहीं आए। इसकी वजह क्या रही और एआईएमआईएम का जो एक समर्थन की बात महागठबंधन कह रहा था, उनकी स्थिति क्या रही? देखिए, एआईएमआईएम की जहां तक पहले हम बात करें तो कल तेजस्वी यादव एआईएमआईएम के इफ्तार पार्टी में भी गए थे और ये दावा किया जा रहा था कि उसके सारे विधायक महागठबंधन के प्रत्याशी अमरिंदरधारी सिंह को वोट करेंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन जो विधायक नहीं पहुंचे उसमें कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक शामिल थे। बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक हैं और 6 में से 3 विधायक राज्यसभा के लिए मतदान करने के लिए नहीं पहुंचते। मतलब कांग्रेस के हाफ ऑफ द 50% विधायकों ने इस राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। दूसरी तरफ अगर बात करें राजद के जो विधायक हैं, ढाका से फैसल रहमान नाम है उनका, वो भी चुनाव में मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि फैजल रहमान पहले जदयू में थे, लंबे समय तक उनका जदयू और बीजेपी से साथ रहा, इसके बाद राजद में गए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो नीतीश कुमार या फिर नितिन नवीन को लेकर के उनके मन में ऐसा आया हो कि मतदान नहीं करना चाहिए या जो कुछ भी हो, ये तो बेहतर वही बता सकेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही थी, यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा हुआ। क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और विधायक ही उल्टा वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। और बड़ी बात यह है कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ में तेजस्वी यादव जीत का दावा कर रहे थे, उनके पार्टी के नेता कर रहे थे, वो कॉन्फिडेंस धरा रह गया। कांग्रेस के 3 एमएलए राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे और राजद का एक विधायक भी नहीं पहुंचा। जबकि बड़ी बात यह है कि कल शाम से ही राजद के सारे विधायकों को पटना के एक निजी होटल में रखा गया था और खुद रात को 1 बजे तक तेजस्वी यादव वहां पर बैठक कर रहे थे। बिल्कुल, और ये अपने आप में महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व पे भी सवाल खड़ा करता है कि आपके जीते हुए विधायक वोट करने ही नहीं आते, तो इसमें अपने आप में तमाम सवाल खड़े होंगे। और बड़ी बात यह भी है कि इन नतीजों के बाद में बिहार की सियासत में भी एक बड़ा बदलाव का चैप्टर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति करते नजर आएंगे। शुक्रिया मधुरेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर स्थिति सामान्य रहने का भरोसा दिया है। सरकार का कहना है कि देश में पर्याप्त कच्चा तेल उपलब्ध है और सभी रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। साथ ही एलपीजी की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार कई स्तरों पर कदम उठा रही है। इस बीच युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते एक भारतीय जहाज भारत पहुंच चुका है, जबकि एक और जहाज कल पहुंचने वाला है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ कहा कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर 36% तक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार जहां-जहां संभव है वहां से एलपीजी की खरीद करने की कोशिश कर रही है ताकि आपूर्ति में किसी तरह की कमी न हो। डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स को एलपीजी की सप्लाई की जा रही है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज में दे आर ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी एंड देयर इज अ इंक्रीज इन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी एंड नाउ it is almost around 36% of what we were producing before 5th March. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी वितरण व्यवस्था पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए देश भर में अचानक निरीक्षण की जा रही है। 15 मार्च को ही तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने 1100 से ज्यादा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और रिटेल आउटलेट्स पर निरीक्षण किया। इसके साथ ही कई राज्यों में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और नियमित समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फरवरी 2026 में जहां इसकी हिस्सेदारी 53% थी, वहीं अब ये बढ़कर 72% हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी पीएनजी कनेक्शन लेंगे उन्हें शुरू में 500 रुपए का मुफ्त गैस दिया जाएगा और कनेक्शन की फीस में भी रियायत मिलेगी।
To promote the PNG connections, certain incentives have also been announced by some of the companies. जल जहाजों की स्थिति पर जानकारी देते हुए शिपिंग मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि होर्मुज जलडबरू मध्य क्षेत्र में 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज अभी भी मौजूद हैं, जिनमें से 6 LPG टैंकर हैं। इनमें से शिवालिक जहाज सोमवार को भारत पहुंच गया है और नंदा देवी जहाज मंगलवार को कांडला बंदरगाह पहुंचेगा। All Indian seafarers in Persian Gulf area are safe. 22 Indian flag vessels with 611 Indian seafarers remain in the west of the Strait of Hormuz in Persian Gulf, and DG Shipping continues to closely monitor the situation. 2 भारतीय जहाज Indian flag vessels, शिवालिक और नंदा देवी, दोनों LPG कैरियर्स हैं। कल आएगा नंदा देवी, वो कांडला पोर्ट के एक पार्ट पे आएगा। पश्चिम एशिया में मौजूद भारतीयों की सुरक्षा के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास वहां रह रहे भारतीयों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है और लोगों से जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। Our embassy in Tehran, in spite of all the difficulties, continues to be fully functional. Over the last few days, they have also been able to relocate students who were outside Tehran to cities which are safer for them. विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने बताया कि अब तक पश्चिम एशिया से करीब 2,20,000 भारतीय भारत लौट चुके हैं, जबकि खाड़ी क्षेत्र में 286 नाविकों को सुरक्षित निकाला गया है। The Ministry of External Affairs continues to closely monitor the evolving situation in West Asia and the Gulf region. The safety, well-being and security of the Indian community across the region remains our highest priority. The Ministry's Special Control Room continues to function for addressing queries from Indian nationals and families. Since February 28, around 220,000 passengers from the region have returned to India. इस बीच गैस वितरण नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए PNG कनेक्शन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। LPG की ऑनलाइन बुकिंग भी बढ़कर करीब 90% तक पहुंच गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट में अतिरिक्त बुकिंग न करें, क्योंकि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। DD न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। तो ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग के बंद पड़े होर्मुज स्ट्रेट से भारत अपने 2 जहाज शिवालिक और नंदा देवी को निकालने में सफल रहा है। इस कड़ी में सोमवार शाम को LPG गैस से भरा पहला शिप शिवालिक जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार करके भारत पहुंच चुका है। जंग की वजह से कई देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार नहीं कर पाए, लेकिन ईरान ने 2 भारतीय जहाज़ों को आने का रास्ता दिया है। इनमें से एक शिवालिक शिप सोमवार को LPG गैस लेकर भारत पहुंचा। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचे शिवालिक शिप से अब LPG गैस की अनलोडिंग की जाएगी। इन जहाज़ों के भारत पहुंचने को एक रणनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है, जो शीर्ष नेतृत्व की ओर से संघर्ष के इस माहौल में सार्थक संवाद और कूटनीति का नतीजा रहा है। शिवालिक के बाद अब जल्द ही नंदा देवी जहाज के भारत पहुंचने की उम्मीद है। भारत समेत दुनिया के कई देशों के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि भारत उसका दोस्त है और वह उसका साथ देगा। और किस तरीके के इस प्रकार के हालात के बीच में भारत सरकार की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं देश की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए, इस विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है।
विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कैसे लगातार प्रयास कर रहा है इस संकट के दौर में। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, होर्मुज संकट जारी, भारत की कूटनीतिक जीत भारी। और ये अपने आप में भारत ने जो प्रयास किए हैं उसके रंग और नतीजे भी नजर आने लगे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय ईस्टर्न रीजन रहे। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर चक्रवर्ती, पहला सवाल आपसे यही कि हमारे 2 जहाज एलपीजी लेकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकले हैं, ये क्या एक हमारी कूटनीतिक जीत के तौर पे या संवाद स्थापित करने से जो हमने एक नतीजा हासिल किया उसको किस तरह से देखा जाए आपके नजरिए से? पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि हम लोगों ने कूटनीतिक स्तर पर जो बातचीत कर रहे हैं हमारे EM उनके फॉरेन मिनिस्टर से, वो बातचीत सफल हो रहा है क्लियरली। और बाकी जो जहाज है, फिर ईरान ने भी अब मेरे ख्याल में अब अनाउंस किया है कि भारत के लिए हम जो जहाज हैं उस पे हम छोड़ देंगे उनको वहां से, पर उन्होंने कोई ब्लैंकेट परमिशन शायद नहीं दिया हो। तो यानी हम अगर उनको कहेंगे हमारे 3 जहाज हैं, 4 जहाज हैं, तो वो एडहॉक बेसिस पे उनको कहेंगे ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये रूट से आप जाइए, हम वहां पे कुछ नहीं होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि हम भी इसको भूलना नहीं चाहिए, ईरान को भी भूलना नहीं चाहिए कि हमने 2 ईरानी जो युद्ध जहाज हैं उनको हमने आश्रय दिया है इंडिया में, क्योंकि एक तो अमेरिकन ने टॉर्पीडो कर दिया था और वो जा रहे थे हमारे विशाखापट्टनम से एक एक्सरसाइज, मिलन एक्सरसाइज के बाद, अनार्म्ड थे, और इसलिए उनके जो क्रू वगैरह है वो सब हम रिपैट्रिएट कर रहे हैं ईरान में। तो ये बात भी तो ईरान को, मतलब ऑब्वियसली वो इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी डिसीजन जरूर ले रहे हैं। और ईरान ने तो कहा है भारत अपना हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात है, चाबहार का में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये दूसरी बात है कि वो वहाँ पे जंग छिड़ गई है, क्योंकि इजराइल अमेरिका ईरान को मतलब एकदम ख़त्म करना चाहते हैं या उनकी रेजीम को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने जंग छेड़ दी है। पर जंग का नतीजा जो हो रहा है, बाकी विश्व पे असर पड़ रहा है। एनर्जी जो पाइपलाइन है वहाँ पे, जो एनर्जी मतलब सप्लाईज वहाँ से आती हैं काफ़ी ज़्यादा होती है, ऑयल एंड गैस, तो उस पर भी अब गौर मतलब करना चाहिए जी। अब बात देखिए आगे क्या होता है, शायद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बदलाव आएगा, क्योंकि जहाज की जगह, जहाज का जो टर्मिनल्स हैं जहाँ पे वो पिकअप करते हैं हॉर्मुज के अंदर जाके, शायद अब उनको सोचना पड़ेगा जीसीसी कंट्रीज को कि हम हॉर्मुज से बाहर टर्मिनल बनाएं मिलके, सो दैट जहाज जो है ना वो हॉर्मुज की तरफ अंदर जाना ही ना पड़े जी। तो ये आगे देखने की बात है, पर अभी तो युद्ध रोकने का जो सिलसिला है अभी जी, उसको होना चाहिए जल्दी से
बिल्कुल, उस लिहाज से देखा जाए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और उम्मीद भी बनती है कि जो संवाद भारत ईरान के बीच चल रहा है हाईएस्ट लेवल पर, उससे कुछ नतीजे इस संकट के समय भी हमको देखने को मिलेंगे। नरेंद्र तनेजा जी, क्योंकि जो अभी 2 जहाज़ों की माध्यम से एलपीजी आई है वो हमारी ज़रूरतों के लिहाज से 1 या 2 दिन के लिहाज से वो पर्याप्त करेगी, लेकिन कम से कम हमको अपनी साइकिल मेंटेन करने में एक बड़ी मददगार होगी। ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से कितनी बड़ा एक राहत भरी खबर है 2 जहाज़ों का वापस भारत आना। नहीं, देखिए, हमारी तो दुनिया में हम एलपीजी के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। चाइना सबसे बड़ा है और हम बड़े। तो ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, जो एलपीजी के निर्यातक हैं, जो देश एलपीजी बेचते हैं, उनके लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए जितना कि हमें ज़रूरत है, उनको भी तो डिमांड चाहिए ना, उनको भी तो ग्राहक चाहिए, कंज्यूमर चाहिए। और भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है सऊदी अरब के लिए, कुवैत के लिए, अबू धाबी के लिए, कतार के लिए, जो एलपीजी बेचते हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ईरान जो है आने वाले समय में बहुत बड़ा निर्यातक बन सकता है और उसके लिए भी भारत बहुत बड़ा बाजार है। तो भारत के संबंध तो सभी देशों से अच्छे हैं, सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, इजराइल से अच्छे हैं, ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। अब ईरान भी जानता है कि अब जिस हालात से वो गुजर रहा है, उसको एक तरफ तो भारत जैसे मित्र चाहिए जो सिविलाइजेशन फ्रेंड है, हजारों साल से दोस्ती है, और दूसरी तरफ जो है जब युद्ध से वो निकलते हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, और दुनिया में दूसरे सबसे बड़े गैस के भंडार ईरान के पास हैं, तो उनको भी तो बाजार चाहिए। और भारत से बड़ा बाजार आपको कहाँ मिलेगा आज की तारीख में। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कोशिश है कि जो कुछ चल रहा है उसके बावजूद भारत जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बाजार तेल का है आज की तारीख में, और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, तो भविष्य में भी निवेश करें। मतलब भारत जैसे देश जो है आज उनको जरूरत है, तो आप सामने आए और दिखाएं कि आप भारत के लिए क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे उनके अपने जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी ये होती है कि हम सप्लाई को सिक्योर करें, आपूर्ति को सिक्योर करें, पर ईरान के लिए एनर्जी सिक्योरिटी है कि जो मांग है, डिमांड, उसको सिक्योर करें। तो दोनों देश के लिए एक तरीके से वो विन विन सिचुएशन है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो है और जहाज भी आ सकते हैं। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए, युद्ध के बावजूद ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सपोर्ट का, तेल और गैस, तेल का एक्सपोर्ट का, गैस वो एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाते, एलएनजी का उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाइपलाइन से कुछ करते हैं, लेकिन बाकी जो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जितने भी देश हैं, उन सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तेल और गैस का है, उस पर अमेरिका ने हमला नहीं करा है। ये इस बात का इशारा है कि वो जानता है कि अगर उन पर हमला करेगा तो फिर तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी, गैस का कहाँ जाएगी। चूंकि अमेरिका ही दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है तेल का, तो इससे पहले किसी और को नुकसान पहुंचे, खुद उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने ईरान का जो वो एक द्वीप है वहां पे जहां उनका 90% इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट, उसको हमला नहीं किया है। अगर उस पर करते हैं तो फिर तो युद्ध बहुत दूसरी दिशा में जाएगा। लेकिन अभी ईरान ने यह संकेत दिया है भारत को कि वो भविष्य में निवेश कर रहा है, भारत को कोशिश कर रहा है एलपीजी को जाने दें, तेल को जाने दें। ऐसा करके वो भारत के अंदर गुडविल भी अर्न करेगा और आने वाले समय में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी जो उनके लिए एलपीजी की डिमांड है, तेल की डिमांड है, उसको भी पुख्ता कर रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फारसाइटेडनेस दिखाई है। जी मिस्टर चक्रवर्ती, क्योंकि हमेशा कहा जाता है संघर्ष और कितने भी ज़्यादा परेशानियां हो लेकिन बातचीत समाधान से ही निकलता है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी एक इंटरव्यू में हाल में इस बात का भी जिक्र किया कि ईरान के साथ संवाद हुआ, हमने अपनी बात को तार्किक तरीके से उनके सामने रखा और वो एक समाधान निकला। और यही संकेत हम ईरान की तरफ से भी देख रहे हैं कि भारत हमारा एक दोस्त है। तो ये जो सिग्नलिंग है दोनों तरफ से, क्या ये भविष्य के लिए भी और ज़्यादा बेहतर राहत भरे समाधान देने की ओर इशारा करता नजर आ रहा है? बेसिकली तो रोड मैप जो है फ्यूचर का, उसमें जैसे तनेजा जी ने कहा, देखिए ऑयल और गैस प्रोड्यूसर्स को तो बेचना है ना, क्योंकि उनको उससे रेवेन्यू मिलता है। कहाँ बेचेंगे? जहाँ डिमांड है वहीं बेचेंगे। अब इंडिया में डिमांड है, चाइना में डिमांड है, तो नेचुरली वो इंडिया को मतलब दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया सबसे इतना बड़ा उपभोक्ता है बोथ ऑयल एंड गैस का। इसलिए फ्यूचर के लिए अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि अब ईरान अगर जब युद्ध या जो बंद हो जाता है, अब थिंग्स जब नॉर्मलाइज हो जाते हैं और सप्लाई लाइंस चालू हो जाते हैं, और सबको तो चाहिए ना ये ऑयल एंड गैस, तो ईरान भी तब ऑयल एंड गैस बेचना चाहेगा और उसको जैसे हम स्टेटस को था वो मेंटेन करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो हालात हैं, और एक बात और भी है कि ये ज्यादा दिन चलाने से ट्रंप साहब को बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जी, क्योंकि उनके यहाँ गैसोलीन प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और वहां पे अमेरिका में गैसोलीन प्राइसेस ऐसी चीज है कि वो सब लोग गाड़ी चलाते हैं तो उनको बहुत इफेक्ट होता है कंज्यूमर को। तो उनका जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है गैसोलीन प्राइसेस का, वो उसका फिर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो वो कहाँ तक इसको चला सकते हैं उसमें भी मुझे संदेह है, क्योंकि इसको बंद करना उनके लिए भी मतलब जरूरी हो जाता है। जी नरेंद्र तनेजा जी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की सिचुएशन आने के बाद भारत की अपनी रिफाइनरीज 36% ज़्यादा प्रोडक्शन एलपीजी का कर रही है। इस बात की जानकारी सरकार के द्वारा सामने रखी गई, जो कि लगातार बढ़ी है। साथ ही साथ हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं और हमारी अपनी जो पूरी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर पूरा जो मैकेनिज्म है, कम से कम वो भरोसा देता है कि इतना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा बहस देश में तेज है। क्या एक संकट गहरा है भारत में और सरकार कह रही है कि साहब पैनिक मत करिए? तनेजा जी। नहीं, देखिए, जहां तक तेल की बात है, मुझे लगता है तेल को लेकर के हमारे को चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 41 अलग अलग देशों से तेल मंगाते हैं और भारी मात्रा में तेल उपलब्ध है। पूरी दुनिया में तेल की कोई कमी नहीं है, तो इसलिए तेल के और सीएनजी जो है जिसे और एलएनजी के माध्यम से वो इंपोर्ट होती है, घरों में आती है, उसको पीएनजी बोलते हैं, गाड़ी में डालते हैं, उसी को सीएनजी आप बोल देते हैं। एलपीजी हालांकि अलग चीज होती है, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो इसलिए सीएनजी और जो पाइप गैस घरों में आती है उसमें भी कोई अभी चिंता का हमारे पास बात नहीं है। हम आयात भारी मात्रा में करते हैं, लेकिन हमारी पाइपलाइन है, मतलब जहां से हम लाते हैं वहां से हमको ये उपलब्ध है और हमारे पास डॉलर है, हमको पे कर सकते हैं, और उन सबको भी भारत की जरूरत है। आज दुनिया में कोई भी तेल या गैस का जो निर्यातक है वो भारत से संबंध खराब नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भारत का बाजार चाहिए। बिना भारत के बाजार उनका खुद का भविष्य असुरक्षित है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो या ब्राजील, सबको भारत का बाजार चाहिए। इससे बड़ा कोई बाजार आज नहीं, चीन और भारत ही सबसे बड़े बाजार है। और सरकार ने रिफाइनरीज को भी कहा है रीजिक करो, उसका उत्पादन ज्यादा करो एलपीजी का। जो थोड़ी समस्या एलपीजी में है, सरकार 24/7 उस पर काम कर रही है, लेकिन ये लोग जो होर्डिंग करते हैं या र्यूमर्स फैलाते हैं और इन सबको जो रोक रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देना चाहिए। जो बाकी साथ में सरकार ने ये भी कहा है जो अल्टरनेटिव है कोयला वगैरह, उसका प्रयोग कुछ समय के लिए आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई कमी ना हो। अगर लोग संयम रखें और अफवाहों में ना जाएं, कंपनी अपना काम कर रही हैं, प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है, राज्य सरकारें भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, ये स्थिति जो है 15-20 दिन जितनी भी चलती है उस पर काबू करने के लिए। इसलिए धैर्य रखें, अफवाहें ना फैलाएं और होल्डिंग ना करें। जितनी आपको जरूरत है सिर्फ उतना ही खरीदें। र्यूमर्स में आके या लाभ के लिए या फायदे के लिए उनका नुकसान। सबसे जरूरी बात, वो लोग जो गरीब तबका है, वो जो नीचे जिनकी आर्थिक आय कम होती है, सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि अमीर लोग तो जाके काला बाजारी में खरीद लेते हैं, लेकिन वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उनकी एलपीजी के सिलेंडर की सुरक्षा राष्ट्र के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी एमएस चक्रवर्ती, क्योंकि भारत जो है लगातार जो खाड़ी क्षेत्र के जो देश हैं उनके साथ हाईएस्ट लेवल पर हमारे प्रधानमंत्री लगातार वहाँ के नेतृत्व से संवाद स्थापित किए हुए बातचीत कर रहे हैं। और अब जब खबरों में देखते हैं लगातार लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग तमाम तरीके से वापस आए हैं। आज भी विदेश मंत्रालय के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देशों के माध्यम से लैंड बॉर्डर से भी तमाम जो भारतीय हैं वो वहाँ पहुँचे और अब फ्लाइट्स के माध्यम से वापस आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो संवाद स्थापित किया गया है तमाम मित्र देशों के साथ में, ये भी भारतीयों की सुरक्षा को पुख्ता या सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा मददगार साबित हो रहा है? हमारे जितने भी वहाँ बहुत मतलब हमारे देशवासी वहाँ काम करते हैं इन खाड़ी के देशों में, ईरान में भी कुछ थे वो पढ़ाई कर रहे थे, बेसिकली स्टूडेंट्स वगैरह ज्यादा थे वहाँ। तो ये एक नेचुरली हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज भी है, क्योंकि अगर एयरपोर्ट बंद हो जाए तो उनको कैसे लाएंगे, हम जहाज में लाएंगे। पर हमको काफी इसमें एक्सपीरियंस है। अगर आपको याद हो, हमने इराक वॉर के टाइम में बहुत लोगों को निकाला था, कई जगह से हमने कोविड के टाइम में निकाला था। तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्लान, कंटिजेंसी प्लान बनाया है जी, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो और ऊपर तरह और उसको बैकअप करने के लिए हमें डिप्लोमेसी की जरूरत होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट, क्योंकि वहाँ के लोग जैसे हैं एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, तो अगर हवाई जहाज नहीं चला पाए, आपने देखा होगा सरकार ने शायद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस को
रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने फ्लाइट्स बढ़ाइए। जी। तो दुबई से थोड़े बहुत अटैक्स वहाँ हो रहे हैं, पर काफी फ्लाइटें आ रही हैं, जड्डा से भी आ रही हैं, रियाद से भी आ रही हैं, और बाकी ओमान से भी आ रही हैं, और अपना कतर से भी आ रही हैं। जी। तो जब मौका लग रहा है तो वो जहाज वहां से उड़ रहे हैं, और लोग इंतजार जरूर कर रहे हैं कि हमका कब जहाज निकलेगा। पर हम लोग उस पे नेचुरली उस पे तो सारा एम्बेसीज वगैरह हमारे उसी पे लगे हुए हैं जी। कोई किस तरह से हम इन लोगों को, हमारे देशवासियों को वापस भेजें। बिल्कुल, और सारे मिशन जो तमाम खाड़ी देशों में है वो 24/7 लगातार काम भी कर रहे हैं, हर भारतीय को मदद को लेकर भी। वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को ब्रेक के बाद आपसे रूबरू कराएंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और बात संसद की, खाड़ी संघर्ष से उपजा ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा आज संसद में एक बार फिर से दिखाई पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में LPG की सप्लाई का मुद्दा उठाया तो नेता सदन JP नड्डा ने सरकार की ओर से जवाब दिया और कांग्रेस पर इस मुद्दे पर बेवजह की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस बीच आज दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल हुआ और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल जवाब देखने को मिले। TMC सहित कई विपक्षी दलों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस भी दिया है। पश्चिम एशिया में उपजे हालात के चलते LPG आपूर्ति का मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। संसद में सोमवार को राज्यसभा में शून्यकाल में यह मुद्दा उठा। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानों के तीर चले। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि LPG को लेकर पेट्रोलियम मंत्री का दावा है कि इसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हालात कुछ अलग ही बयां कर रहा है। सरकार की तरफ से नेता सदन JP नड्डा ने इसका जवाब दिया। JP नड्डा ने कहा कि मौजूदा मुश्किल हालात में भी विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, राजनीति से बाज नहीं आ रही है। सिलेंडर बुक करने के बाद वेटिंग पीरियड शहरों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और गांवों को रिमोट इलाकों में 25 से लेकर 45 दिन तक कराने का दिया है। इससे जमाखोरी। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है जब ये सुन नहीं रहे थे। दूसरी बात, कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं।
एलपीजी आपूर्ति को लेकर बयानों और आरोपों के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की जोरदार आलोचना की। संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है। टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल पूरा चला, राज्यसभा में भी अहम सवालों के उत्तर दिए गए। Almost 2,19,780 people have traveled during this crisis time also. Right now, there are still some airspace which is still closed, and we are trying to do our best to facilitate for them. But first and foremost, the airspace has to be open. It has to be safe to travel. Only then we can have the regular travel take place. दोपहर बाद बजट पारित कराने की प्रक्रिया के तहत लोकसभा में रेलवे मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। अनुज यादव और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। कल चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था, तो कल से ही आयोग चुनावी राज्यों में सक्रिय नजर आ रहा है। बंगाल में शीर्ष नौकरशाही में बदलाव के बाद आज चुनाव आयोग ने नए अधिकारियों के नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस मुद्दे पर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद से ही सभी खेमे अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग ने राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकेत देते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनाव आयोग राज्य के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर निगरानी और कड़ी कर रहा है। इसी क्रम में आयोग ने राज्य पुलिस से हाल के पुलिस अधिकारियों के तबादलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले पुलिस प्रशासन में किए गए तबादलों पर विपक्ष ने भी तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। इस बीच चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना के बाद अब राज्य पुलिस के डीजी पीयूष पांडे और कोलकाता के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार को उनके पद से हटा दिया है। साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था विनीत गोयल को भी पद से हटा दिया गया है। चुनाव के दौरान राज्य के नए डीजी आईजीपी के रूप में सिद्धिनाथ गुप्ता की नियुक्ति की गई है, जबकि कोलकाता के पुलिस आयुक्त के रूप में अजय नंद कार्यभार संभालेंगे। विनीत गोयल की जगह एडीजी कानून व्यवस्था का दायित्व अब अजय मुकुंद राडारे संभालेंगे। पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं टीएमसी निर्वाचन आयोग की आलोचना करने के अपने पुराने रवैये पर कायम है। कुछ पुलिस आधिकारिक है, सरकारी आधिकारिक है, पैसा तो लेता है जनता से, लेकिन सेवा करता है तृणमूल कांग्रेस को। ऐसा ऑफिसर लोगों को खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई शुरू किया और साथ साथ चुनाव आयोग ने जो पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ या लोकसभा चुनाव हुआ जहां पर हमला हुआ, उस जगह पर कौन कौन ओसी था, कौन कौन ऑफिसर उस थाना में था, ये सारे लिस्ट आज शाम को 6 बजे का अंदर भेजने के लिए बोला। बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोगों को बदलना जरूरी है। ये सारे चमचे लोग हैं, सारे ममता बनर्जी की दलाली करते हैं, इसलिए हटाया। इसमें कोई आपत्ति नहीं। जिसकी जरूरत नहीं है वो कर रहे, ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोची कि इतना आर्मी आएगा तो वो जीतेगा। मंगलवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में आयोग की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस अवसर पर सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर छोड़ा नहीं जाएगा। पब्लिक को 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पब्लिक जो है जहां पे इच्छा है वोट करना चाहते हैं। भाई ये क्यों यहाँ पे ऐसी धारणा कि नहीं कर सकते हैं? ये तो डेमोक्रेटिक राइट है। सब पॉलिटिकल पार्टी कह रही है एलिजिबल वोटर को आपको बात नहीं करना है, एलिजिबल वोटर को रखना है। तो सब पॉलिटिकल पार्टी ये भी बोल रही है कि एलिजिबल वोटर जो है उसको अपना फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करना का राइट होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बोल रही उसका राइट नहीं होना चाहिए। जब सब पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है, हम लोग ये बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो डर की बात क्या है फिर? वहीं इस सबके बीच राजनीतिक दलों ने चुनावी संग्राम के लिए चुनावी ताल ठोंकना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर सीट से भी मैदान में उतारा है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं। हालांकि दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अहंकार हो गया बहुत तृणमूल को। तृणमूल कौन कौन सीट में जीतेगा ये जरा देखे और तय करे, और 2 जगह से ही शुभेंदु का जय जयकार होगा। शुभेंदु अधिकारी जिस जगह से भी खड़े हो, जीतने का तो कोई ये नहीं है, चांस नहीं है, तो किस जगह से वो हारेंगे वो तय करेंगे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा हिंसा मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। बेलडांगा हिंसा मामले में एनआईए जांच पर रोक लगाने की राज्य सरकार की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच केरल विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा ने कुल 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूची में सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री वी मुरलीधरन का है। मुरलीधरन काझा कोत्तम विधानसभा क्षेत्र से कमल के चिन्हशान पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नेमोम विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। के सुरेंद्रन को मंजेश्वर सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं सूची में जारी होने के बाद केरल के भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि आगामी चुनाव में भाजपा शानदार प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सूची में खुद का नाम आने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार बताया है। I am of course proud. I was extremely proud when my Prime Minister gave me the opportunity to contest in the capital of my state as a Lok Sabha candidate. Unfortunately, I came up short in that election.
I am very grateful to our Prime Minister and my leadership, including our National President Nitin Nabin, that he considers me worthy of representing Nemam, which is a constituency in Tirunelveli. And I will certainly do my best in living up to that confidence. Today's announcement of 47, the first list of 47 candidates, it shows you how serious we are about this election. तो चुनावी राज्यों में सियासी तपिश लगातार बढ़ती जा रही है और प्रत्याशियों का ऐलान भी हो गया है। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। इच्छाओं की और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त पटना में पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे सुनाते हैं। टीम को मैं बधाई देता हूं। बिहार की इकाई ने एक सफलतापूर्वक प्रचंड जीत दी है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा एनडीए का कुनबा, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी एनडीए की टीम ने एकजुटता के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है और मैं मानता हूं कि एनडीए ने फिर से ये साबित किया है कि बिहार की जनता, बिहार के 14 करोड़ आवाम पूरी तरह से एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ने को तैयार है और ये पूरी जीत का श्रेय पूरे बिहार के एनडीए की टीम को जाता है। साथ ही साथ मुझे संसदीय जीवन में पहली बार जाने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और पूरा अपना वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के संसद में संसद के सदस्य के रूप में काम करने का अवसर दिया है। बिहार की जनता का प्रतिनिधित्व करूंगा, जो अभी तक एक विधानसभा के नेतृत्व के कर्ता के रूप में बांकीपुर विधानसभा में काम किया। अब इसके बाद देश के संसद में भी बिहार की आवाज़ को, बिहार के विकास को और पटना पूरे विकास को, पटना क्षेत्र के पूरे विकास को संकल्पित करते हुए बिहार की सरकार को पूरा सहयोग हो। बिहार की सरकार की जो उम्मीदें हैं केंद्र से और अन्य हमारे जो विभाग हैं, उन विभागों में से पूरा समन्वय कर हम बिहार के विकास को और आगे गति देंगे और इसके लिए मैं पूरी एनडीए की टीम जो बिहार की है, उनके सभी प्रदेश अध्यक्षों को, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अपने दोनों नेता, दोनों मुख्यमंत्री जी और सभी अपने विधायक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है और मैं अभी सुन रहा था कि कुछ साथी ये कह रहे थे कि अपने ही पिताजी के राज्य को वो रावण राज कह रहे थे। ये लोकतंत्र है, जनता सब जानती है, जनता ने सब कुछ को देखा है और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जनता के बीच में एनडीए लगातार काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप पटना से देख रहे थे, जहां पर आज जो राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ है उसके नतीजे आने के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो सम्राट चौधरी हैं, उन्होंने भी पत्रकारों से बात की। नितिन नवीन ने साफ तौर से पूरे एनडीए की टीम को धन्यवाद दिया है, क्योंकि खुद नितिन नवीन की भी अब विधायक की नहीं बल्कि एक सांसद के तौर पे पारी पे आज मोहर लगी है। वो खुद एक राज्यसभा के सांसद के तौर पे चुने गए हैं और 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई बिहार में।
और सभी 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 4 जीत सुनिश्चित थी और 5वीं जीत भी सुनिश्चित हुई है द्वितीय वरीयता के क्रम के आधार पर, जिसमें शिवेश कुमार की जीत हुई है। और बड़ी खबर यह भी है कि आज के नतीजों के बाद बिहार की सियासत में एक बड़े चैप्टर की शुरुआत होगी, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। आज वो चुन लिए गए हैं। अब वो केंद्र की सियासत में आएंगे तो निश्चित तौर से राज्य की सियासत में एक बड़ा बदलाव होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार के राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी आज एनडीए के बड़े सहयोगी के तौर पर वहां से चुन के आए हैं। ये अपने आप में तमाम उस बड़ी जीत को दिखाता है जो सीधे तौर पर बिहार की सियासत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने पूरी टीम, एनडीए की जो पूरी टीम है उसको धन्यवाद दिया। तो वहीं सम्राट चौधरी एक तरीके से तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते नजर आए। उन्होंने जो महागठबंधन का जो राज था या लालू यादव की जो सरकार का समय था उसको रावण राज्य के तौर पर जो उन्होंने स्वीकारोक्ति की है उस पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए। तो अपने आप में आज की बड़ी सियासी खबर जिसका हमने जिक्र भी किया था, उड़ीसा में भी बीजेपी एनडीए को बड़ी जीत मिली तो बिहार में भी बड़ी जीत मिली है। तो फिलहाल इस खबर के साथ न्यूज नाइट में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे